हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि मैंने अपना नेट का एग्ज़ाम कैसे पास करा और मैं कैसे पढ़ाई कर उस जर्नी को ख़त्म कर पाया और एंड ऑफ द डे मेरा रिजल्ट पॉजिटिव आया। कैसे मैंने डिफ़िकल्टीज़ को फेस करा, कैसे मैंने सारी सिचुएशन को हैंडल करा, तो वही चीज़ आज डिस्कस करने वाले हैं। आई होप आपको इससे काफ़ी हेल्पफुल होगी कि जो गलतियाँ मैंने करी वो आप ना करें और आपको इससे काफ़ी बेनिफिट हो सकता है। मे बी मैं ट्राई करूँगा अपनी पूरी एक डिटेल जो भी मैंने अभी नेट के एग्ज़ाम को पास करने के लिए करा वो सब कुछ मैं आपको इस वीडियो में बताऊँ। तो मेरा नेट का एग्ज़ाम जून 2020 में वाले टर्म में क्लियर हुआ था, जो कि एग्ज़ाम अक्टूबर में हुआ था एंड कोविड के दौरान ही मेरा एग्ज़ाम हुआ था। तो क्या हुआ था कि जैसे मान लो कि मैंने जो तैयारी अपनी स्टार्ट कर दी थी, जैसे मुझे जून का देना था, जून 2020 का देना था, तो मैंने अपनी स्टडी स्टार्ट कर दी थी क्योंकि पता है इससे पहले लॉकडाउन लग गया था। तो क्या हो रहा था कि मेरे घर से तो कहीं जाने का कोई स्कोप ही नहीं था। तो इस दौरान क्या हुआ कि मैंने अपनी जो स्टडी थी मेरी दिसंबर के बाद से स्टार्ट कर दी थी। ठीक है, मतलब दिसंबर 2019 के बाद से मैंने स्टार्ट कर दी थी। तो अब क्या हुआ कि थोड़ा टाइम लगा कंसिस्टेंसी आने में। मैं पढ़ रहा था पर लेकिन कुछ समझ में नहीं आ रहा था और कुछ मतलब कंसिस्टेंसी नहीं आ रही थी। मतलब कुछ पढ़ रहे हैं, कुछ समझ में नहीं आ रहा, आज पढ़े कल मन नहीं लग रहा, या कल थोड़ा पेन हो रहा है, कुछ भी इस तरह की डिफ़िकल्टीज आई, पर वो कंसिस्टेंसी नहीं बन पाई। 20-25 दिन हो गए, बट लेकिन 1 मंथ बाद मैं सब्जेक्ट को समझने लगा, पेपर पैटर्न को समझने लगा। ठीक है, किस तरीके से पढ़ना है थोड़ा थोड़ा समझने लगा, मतलब पढ़ने में कंसिस्टेंसी आई। और फिर एकदम से सारी चीज़ें बंद ही हो गई थी, तो फिर तो कहीं जाना आना था ही नहीं, तो फिर पढ़ना ही था। तो पूरा दिन फिर उसी में लगे रहते थे, जो भी रेस्ट लेना है, खाना पीना, जो भी और नॉर्मल काम होते वो करें। तो इसमें क्या होता है कि मैंने कैसे कैसे नोट्स बनाए, कैसे कैसे मैंने करे, वो मैं आपको बताता हूँ। तो जैसे मैंने आपको बताया कि दिसंबर के बाद मैंने अपनी स्टडी स्टार्ट कर दी थी और वो एक कंसिस्टेंसी आने में 1 मंथ लग गया। ठीक है, तो आप घबराए नहीं, कंसिस्टेंसी थोड़ा टाइम बाद आती है, बट आप लगे रहें। ऐसे एफर्ट्स को मतलब बिल्कुल लूज़ ना करना है कि थोड़ा पढ़ने के बाद आपको लगे मेरे से नहीं होगा, ऐसा नहीं। थोड़ा टाइम बाद आप रिदम में आएंगे। कोई भी चीज़ करने में थोड़ा टाइम, उस चीज़ में रिदम में आने में थोड़ा टाइम लगता है, और मेरे को भी लगा था। ठीक है, तो आप इस चीज़ का बिल्कुल भी रिग्रेट ना करें कि मैं 20 दिन से पढ़ रहा हूँ, मुझे नहीं लगता कि मैं ऐसा कुछ मेरा कर पा रहा हूँ या कुछ। तो वो थोड़ा टाइम बाद आप और अच्छे से उसको इंटरप्रेट कर पाएंगे और समझ भी पाएंगे, और आपके रिदम में भी आएंगे, कंसिस्टेंसी भी आपके पढ़ाई में आने लगेगी। तो फिर फरवरी से लगभग मेरा पढ़ाई स्टार्ट हुआ। तो मैंने सबसे पहले क्या करा कि पहले तो सिलेबस को डाउनलोड करा, जो भी मेरा सिलेबस था यूजीसी नेट कॉमर्स का। तो मैंने सिलेबस को डाउनलोड करा, और डाउनलोड करने के बाद मैंने जो भी सिलेबस में यूनिट आपको पता 10 यूनिट दे रखी हैं, तो अलग अलग डिफरेंट सब्जेक्ट हैं। तो अब उनको कैसे पढ़ना है, कैसे करना है। तो क्या हुआ कि स्टडी मटेरियल तो इसका कोई रेफर इंस्टीट्यूट, मतलब कोई ऐसा यूजीसी देती नहीं। आपको क्या है कि अपने खुद रेफरेंस से अपने मटेरियल से पढ़ना होता है। तो मैंने एमकॉम की बुक ली, बीकॉम की बुक ली, ठीक है, और बेसिक कंसेप्ट के लिए 12th की बुक ली। एनसीईआरटी थोड़ी सी मतलब एनसीईआरटी जो होती हैं 12th में जो वो पढ़ी। ठीक है, तो ऐसे क्या होता है कि मैंने हर सब्जेक्ट के, जैसे कुछ नोट्स मैंने, जैसे मान लो प्रोफेशनल कोर्स के हैं तो वहाँ से कुछ सब्जेक्ट उठाए, जैसे कि इनकम टैक्स है, और भी जैसे मतलब बीकॉम एमकॉम की बुक से हो जाता है। और आप चाहें तो और डिटेल में एनसीईआरटी अच्छे से पढ़ लें। ठीक है, और आपका फिर जो एमकॉम बीकॉम में पढ़ के आए हो तो वो तो आपको रहता ही है, वो तो आपको करना ही है। तो मैंने क्या करा कि हर सब्जेक्ट का मैंने क्या करा, नोट्स बनाया। अब क्या हुआ कि स्टार्टिंग में नोट्स मैंने क्या हुआ कि मोबाइल पर ही बनाए। जैसे मैंने गूगल डॉस पे मैंने बनाया, जिससे कि मैं जल्द से जल्द बना सकूं, लिखने में टाइम वेस्ट ना हो। बट लेकिन मेरे को लगा कि यार अगर लिखूंगा और समझूंगा तो ज़्यादा रिटाइम रहेगा। तो मैंने फिर क्या करा कि जो मैं मोबाइल पे नोट्स बना रहा था मैंने मोबाइल से स्किप कर दिया, मैं फिर हैंड रिटन नोट्स बनाने लगा। तो ये यहाँ तक मैं फरवरी ख़त्म हो चुकी थी, मार्च में आ गया था। ठीक है, तो अब मैं क्या कर रहा था कि जैसे एक यूनिट में क्या दे रखा है, जैसे मान लो कि सपोज करो पहली यूनिट में बिजनेस एनवायरनमेंट और आपका इंटरनेशनल बिजनेस है।
तो मैंने क्या करा कि उसको जैसे जैसे इसमें टॉपिक दे रखे हैं उनके अकॉर्डिंग मैंने पढ़ा। वैसे तो पढ़ने के लिए पूरी बुक पढ़ सकते हो, बट लेकिन सिलेबस के अकॉर्डिंग मैंने पढ़ना स्टार्ट करा, और जितने भी टॉपिक दे रखे हैं सिलेबस में उसके अकॉर्डिंग ही मैंने अपने नोट्स बनाए। तो जैसे मान लो कोई भी फिजिकल पॉलिसी, इकोनॉमिक पॉलिसी, ठीक है, तो इस तरह की कुछ, या मान लो कि आपका बैलेंस ऑफ पेमेंट, तो मैंने पूरा बैलेंस ऑफ पेमेंट के बारे में पढ़ा, उसके क्या क्या किस तरीके से उसमें क्या क्या कंपोनेंट है, क्या फंक्शन है, क्या इंपॉर्टेंस है, क्या स्कोप है, क्या मतलब कहाँ पर इसका रेलेवेंट है, तो सारी चीज़ का मैंने लिखा। और एक मतलब करीब 10, 15, 20, 25 पेज की एक मैंने हर एक यूनिट के लिए शॉर्ट नोट्स, स्क्रिप्ट नोट्स बनाए। तो उन नोट्स को बनाते गया, पढ़ते गया, बनाते गया, पढ़ते गया, ठीक है। तो ये मेरी स्ट्रेटजी थी सेकंड पेपर की। अब तो ऐसे मैं हर सब्जेक्ट के बनाया और मैं ओवर द पीरियड टाइम पढ़ते चला गया। फिर मैं रेफरेंस बुक लाया था जो कि कंप्लीट कॉमर्स की थी, इसमें 10 यूनिट थी, जैसे एक अरिहंत की आती है, तो मैंने उसको भी जो भी उसमें था वो सब पढ़ा। और फिर मैंने उसमें क्या कहते हैं आपके जो भी इसमें MCQs थे, तो मैंने MCQ सॉल्व करना स्टार्ट करा, और फिर जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर थे वो भी साथ साथ करता गया टॉपिक के साथ साथ। तो मैंने नोट्स बनाए, MCQ सॉल्व करा टॉपिक वाइज, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को भी करा। देन फिर क्या करा कि तुम्हें पता है कि 2 पेपर होते हैं, तो अब तो ये तो रहा सेकंड पेपर की कि मैंने कैसे बनाया। तो फिर मैं फर्स्ट पेपर की बात करता हूँ। तो फर्स्ट पेपर में क्या था कि आपको पता है कि 2 पेपर हैं, दोनों ही पेपर रेलेवेंट हैं आपकी पास होने के लिए। तो क्या हुआ कि मेरा एज़ कम्पेयर टू फर्स्ट पेपर मेरा ज़्यादा अच्छा हुआ एज़ कम्पेयर टू सेकंड पेपर, ठीक है। क्योंकि एक्चुअली क्या था कि फर्स्ट पेपर पे मैंने थोड़ा सा वेटेज ज़्यादा दिया एज़ कम्पेयर टू सेकंड पेपर, बट यह यूँ कह सकते हैं कि सेकंड पेपर काफ़ी लेंदी होता है। लेंदी से मेरा मतलब है कि उसमें क्या होता है कि एक तो बड़े बड़े क्वेश्चन आते हैं और बड़े बड़े ऑप्शंस भी होते हैं, तो उनको पढ़ने में, समझने में, क्लिक करने में बहुत टाइम निकल जाता है। तो इस वजह से हो सकता है कि वो थोड़ा ज़्यादा अच्छे से अटैम्प्ट नहीं हो पाया, या ये भी कह सकते हैं। पर लेकिन मेरा ओवरऑल फर्स्ट पेपर ज़्यादा अच्छा हुआ। और आपको भी ये कहता हूँ कि फर्स्ट पेपर पे हमेशा फोकस रखें। और सेकंड पेपर में तो आप ये है कि आपके पढ़े हुए ऑलरेडी आप ग्रेजुएशन करके, पोस्ट ग्रेजुएशन करके आ रहे हो, तो आपको थोड़ा सा पकड़ रहती है। बट फर्स्ट पेपर में आपको ऐसे सब्जेक्ट मिलेंगे जो आपने हो सकता है आगे अभी तक ना पढ़े हो, बट लेकिन फर्स्ट पेपर आपका काफ़ी अच्छा होना चाहिए, तभी आप आओगे। क्योंकि फर्स्ट पेपर में मार्क्स अगर आपने खींच लिए तो आपका सेकंड पेपर में थोड़े से भी कम है ना, तो भी आपका चल जाता है। मेरे फर्स्ट पेपर में आई थिंक मेरा आए थे करीब 66% समथिंग मेरे फर्स्ट पेपर में थे, और काफ़ी अच्छा स्कोर था मेरे लिए, ठीक है। और इसमें क्या था कि फर्स्ट पेपर में मैंने कैसे करा, जैसे प्रैक्टिकल एस्पेक्ट में पता है कि आपका डेटा इंटरप्रिटेशंस हैं, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशंस हैं, ठीक है, और आपका जो मैथ का आता है सब क्वेश्चंस, अर्थमेटिक वगैरह जो भी आपके आते हैं, तो उसमें मैंने वो डेली बेसिस पे मैं करता ही था थोड़ा बहुत। जैसे कहीं से भी बुक से ले लिया, कोई से भी क्वेश्चन ले लिए, जो भी टॉपिक उसमें दे रखे हैं। और मैं एक रेफरेंस बुक भी लाया था, जैसे उनकी KVS मदान की, मेरे पास 2-3 बुक हैं KVS मदान की। तो मैंने सारे जितने भी अपडेट जो हुई थी, मैं लेटेस्ट अपडेट को मैंने पढ़ा, और प्रीवियस में जो भी अपडेट थे उसमें भी देखा कि क्या रेलेवेंट आया है, ठीक है। तो फिर मैंने क्या हुआ कि फर्स्ट पेपर के भी ऐसे ही नोट्स बनाए थे जैसे मैंने सेकंड पेपर के बनाए थे। जैसे मान लो हायर एजुकेशन हो गया, टीचिंग एप्टीट्यूड हो गया, रिसर्च एप्टीट्यूड हो गया, इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी हो गया, आपका कम्युनिकेशन हो गया, और आपका जो भी बिजनेस एनवायरनमेंट है वो हो गया। तो मैंने सबके नोट्स बनाए थे काफ़ी ज़्यादा, और मैंने पूरी और KVS मदान की बुक्स को भी पढ़ा था। उसमें MCQ जितने भी दे रखे थे मैंने उसको सॉल्व करा था, और ओवर द पीरियड टाइम में उसको जो मैंने नोट्स बनाए थे उसको भी रिवाइज कर रहा था। तो इससे क्या हो रहा था कि मैं जो फर्स्ट पेपर की भी मतलब एक दिन में मैं दोनों पेपर को लेके चल रहा था, ऐसा नहीं कि मेरा एक ही पेपर को पढ़ रहा हूँ। तो क्योंकि स्ट्रेटजी क्या है कि एक्चुअली क्या आप पढ़ते रहोगे ना दोनों पेपर, फिर आप रेलेवेंट रहेगा, और आपका वेटेज भी एट द टाइम एग्जाम में आपका सही रहेगा। क्योंकि अगर आप एक में पास हो गए, एक में आपके मार्क्स कम आए, तो बहुत ज़्यादा डिफिकल्टी हो जाएगी। तो मेरा यही रहता था कि मैं जैसे मान लो कि आधे दिन में केवल फर्स्ट पेपर पढ़ता था, तो आधे दिन में सेकंड पेपर पढ़ता था, ठीक है। तो दोनों ही का सिलेबस वास्ट है, आप जितना कर लो कम है, बट लेकिन आप एटलीस्ट आपका सिलेबस के अकॉर्डिंग पहले पढ़ाई करो, फिर आप जितना भी एक्स्ट्रा करना चाहो तो कर सकते हो। और जैसे जैसे मैंने नोट्स बनाना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो भी आपका की एस्पेक्ट है आपको लिखना है, ठीक है। अब तो खैर थोड़ा पैटर्न चेंज हो गया है। पहले तो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशंस में आपको पता है कि जो केवल रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन आती थी, बट अब तो प्रैक्टिकल एस्पेक्ट भी रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में पूछने लग गए हैं। तो वो काफ़ी अच्छा हो गया है। जो भी कॉमर्स बैकग्राउंड से हैं उनके लिए क्या है, ईजी हो गया है कि वो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन अच्छे से सॉल्व करें। जैसे एक अब तो बेसिकली वो आने लग गई हैं, जैसे मान लो कि कॉस्टिंग से
टेक्स्ट से, तो कुछ केस वगैरह दे देते हैं तो 5 क्वेश्चन उसमें से पूछ लेते हैं, 5 आपका रीडिंग होम में। तो इस तरह के क्वेश्चन पेपर तो आप उसमें भी अच्छा स्कोर कर सकते हैं। तो कुल मिला के क्या है कि जैसे मैंने नोट्स बनाए, मैंने एमसीक्यू सॉल्व करे टॉपिक वाइज, उसमें एमसीक्यू लगाए और फिर आपका प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर करे, और मैं कंटिन्यूसली इस चीज़ को करता रहा कि कहाँ पर, और उनके जो ऑप्शंस दे रखे हैं मैंने उनको भी ग्रैप्स करा कि ये ऑप्शन कैसे दे रखे हैं, इन ऑप्शन से कई बार ऑप्शन से भी क्वेश्चन बन जाता है, तो उन ऑप्शंस को भी मैंने फाइंड आउट करा, उन ऑप्शंस के बारे में भी जाना, ठीक है। और बहुत सारे क्वेश्चन मेरे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर से भी मिले, ठीक है। तो इससे क्या हुआ कि मैं लगभग दिन में करीब यूँ समझ लीजिए कि मेरा पास कोई काम नहीं था। एक तो लॉकडाउन था, तो मेरे पास कोई ऐसा कोई खास काम नहीं था कि कोई बाहर जाना है या किसी का आना, तो मेरा पूरा टाइम जो स्टडी में जाता था। बट लेकिन ऐसा है कि हम ह्यूमन बीइंग हैं, तो पूरा दिन तो नहीं पढ़ सकते, बट थोड़ा रिलैक्स करने के लिए, खाना खाने के लिए, अपना नहाने धोने जो भी है तो वो तो करना ही पड़ेगा, ठीक है। तो बस उसके अलावा फिर मैं पढ़ाई करता था, और कुछ मेरे पास ऐसा कोई काम नहीं था। और चाहे आप पढ़ लीजिए 12 घंटे पढ़िए, 14 घंटे पढ़िए, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, बट एटलीस्ट सिलेबस को कवर करिए, समझिए, अच्छे से समझिए, क्योंकि आप रट के जाओगे तो नहीं कुछ ना, समझिए उसके कंसेप्ट, बिहाइंड द कंसेप्ट, लॉजिक क्या है कि ये ऐसा क्यों बोल रहा है, ऐसा क्यों होता है, ये चीज़ समझ लोगे ना तो आप यूजीसी के नेट एग्ज़ाम क्लियर कर लोगे। क्योंकि क्या होता है कि नेट एग्ज़ाम में क्या होता है कि क्वेश्चंस को इस तरीके से फ्रेम करते हैं वो लोग कि आपको चारों ऑप्शन सही लगेंगे, तो आपको बेस्ट ऑप्शंस को चूज़ करना है, तो यही चीज़ है। और ऑप्शंस भी काफ़ी बड़े बड़े आते हैं, आपको कंफ्यूज कर देंगे किस तरीके से, और जो रट के जाने वाला, जो तुक्के मारने वाला, उसमें उसका पॉसिबिलिटी नहीं कि वो पास हो पाए। ऑलरेडी आप जानते हो कि 6% रिजल्ट जाता है, तो वैसे ही टफेस्ट एग्जाम बन जाता है, ठीक है। और इवन आपके क्वेश्चन पेपर पैटर्न इतना ड्रास्टिक चेंज हो गया है और इतना डिफिकल्ट बना दिया गया है, और ऑनलाइन मोड पे तो और ज़्यादा डिफिकल्टी होती है स्क्रॉल करने में और चीज़ों को, ऑप्शंस को पढ़ने में, समझने में। तो कुल मिला के ये कि आपको स्टडी करने की ज़्यादा ज़रूरत है, मतलब, और अपनी एक स्ट्रेटजी ऐसी होनी चाहिए आपको। ये नहीं कि आप केवल हार्ड वर्क कर रहे हैं, स्मार्ट वर्क नहीं कर रहे, तो पहले तो आप रेलेवेंट टॉपिक को निपटाइए, अपने सिलेबस को ख़त्म करिए, सिलेबस के टॉपिक, एक एक टॉपिक को पढ़िए। कभी कभार टॉपिक से इजी क्वेश्चन भी आ जाता है, जो कि आपको केवल उस टॉपिक पता है क्या है, उससे आप आंसर कर पाओगे। पर लेकिन अगर आप सिलेबस को ही छोड़ के जाओगे, तो उसे पढ़ के जाओगे, तो बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाएगा। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर तो ज़रूर करिए। तो ऐसे ही था कि फिर क्या हुआ कि जब मैं सारे नोट्स बनाते रही, ऐसे करता रहा, तो जून निकल गई, जुलाई आ गई, फिर ऐसी अगस्त आ गई। अगस्त में पता चला कि एग्ज़ाम अक्टूबर में होगा, ठीक है। तो और टाइम मिला, थोड़ा सा और पढ़ते रहे, पर उस टाइम तक यहाँ तक पहुँच गया था, एकदम एंजाइटी लेवल काफ़ी हो चुका था, कोई बहुत टाइम से पढ़ रहा था मैं, ठीक है। और मतलब ओवर द पीरियड ऑफ जो मैं नोट्स बनाए थे वो, तो अब क्या हुआ कि एग्ज़ाम से एक दिन पहले मैंने क्या करा, मैं आपको बता देता हूँ। जैसे मान लो कि एग्ज़ाम से एक दिन पहले मैंने क्या करा कि जो भी मैंने नोट्स बनाए थे तो वो तो मैंने करे थे, बट लेकिन क्या था कि एग्ज़ाम से पहले दिन थोड़ा होता है कि देखना, आप जब भी आप एग्ज़ाम देने जाओगे ना, तो एग्ज़ाम से एक दिन पहले आप अपने ऊपर कंट्रोल थोड़ा सा लूज़ करोगे। क्योंकि क्या होता है कि उस टाइम पे आपका दिमाग थोड़ा सा कम काम करने लगता है, आपका कल के बारे में सोचते हो कल क्या हुआ। ऐसा मेरे साथ भी हुआ था, ठीक है। तो मतलब उस टाइम पे मैं बहुत ज़्यादा अपने आप को जैसे कहते हैं हड़बड़ा रहा था, अनसिस्टमेटिक हो गया था, काम नहीं समझ में आ रहा था, क्या करूँ, सब कर लूँ, क्या कर लूँ, इस तरीके से। तो मैंने तो कुछ नहीं करा था, मैंने तो जितने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन थे वो देखे थे, और जैसे मान लो जो भी नोट्स थे वो रिवाइज करे थे। और इसमें क्या था कि जो भी कैसे मान लो जहाँ पर मेरे को लगता था डाउट है, वो मैंने पहले टॉपिक को निपटाया। और फिर जो भी जैसे सेकंड पेपर में 10 यूनिट्स में थे, केवल मैंने 5 यूनिट का अच्छे से रिवाइज़ करा, और 5 यूनिट को मैंने थोड़ा सा पहले ही जो रिवाइज़ करा था बस उसी को रिवाइज रखा। 5 यूनिट को मैंने पूरे दिन रिवाइज़ करा, जिससे क्या होता है कि मैं एटलीस्ट 5 यूनिट में अच्छा रह पाऊँ। जैसे कि आपका फाइनेंशियल मैनेजमेंट, स्टैटिक्स, और आपका अकाउंटिंग्स, एंड आपका इंटरनेशनल बिजनेसेस, एंड और बैंकिंग, इस तरह के टॉपिक्स, और इनकम टैक्स एज वेल। तो मैंने इस तरह के टॉपिक को पहले ज़्यादा प्रेफरेंस दी, बाद में मैं उन टॉपिक पे गया, जैसे मार्केटिंग का है, HR, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का है, और इन टॉपिक को मैंने थोड़ा सा बाद में रखा, क्योंकि मैं उन टॉपिक को मैंने ग्रेजुएशन में भी नहीं पढ़ा है, तो मेरे को बस मैंने जितना मैंने पढ़ा था उतना ही रिवाइज़ करा, मैंने कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट्स नहीं करे। और मैंने जो भी मेरे पहले जो प्रेफरेंस थे, जो मैंने आपको बताया, वो मैंने पहले एग्ज़ाम से एक दिन पहले पूरा मतलब एक तरह से जो मैंने नोट्स बनाए थे वो रट के गया था। और फिर जो फर्स्ट पेपर में था वो मैंने जितने भी जो KVS मदान की बुक है, उनके जो बेसिकली जहाँ पर काफ़ी अच्छे क्वेश्चंस हैं उसमें, तो वो केवल क्वेश्चंस को मैं सोचता कि इसमें जैसे मान लो कि कोई क्वेश्चन जैसे एक आता है
कि इतने तारीख को सोमवार है तो इससे 4 साल बाद क्या कौन सा दिन होगा। तो इसमें क्या होता है, थोड़ा सा क्वेश्चन सेम आया था बट थोड़ा कई बार घुमा के चीज़ आती, तो केवल मैं उन टॉपिक को देखा, पूरे जितना भी सिलेबस है उन सब में ऐसे ऐसे टॉपिक को फाइंड आउट करा कि कहाँ पर मेरी गलती हो सकती है। तो पूरा रिसर्च, पूरा जो भी आपका टीचिंग है, कम्युनिकेशंस है, IT, इन सबको मैंने रिवाइज करा, और जहाँ पे मैथ के रेलिवेंट पॉइंट को भी बस देखा मैंने, और जो जितने भी क्वेश्चन थे उनको देखा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर करे और अपने नोट्स को रिवाइज करा। तो इस तरीके से मैं गया। तो मैं एग्ज़ाम सेंटर पर पहुँच गया, ठीक है, करीब 7 बजे में पहुँच गया था, काफ़ी जल्दी पहुँच गया था, ठीक है। और उस टाइम पे अक्टूबर में थोड़ी सी मौसम बदल जाता है, तो मैं थोड़ा सा बाइक से तो गया ही था अपने। तो उसमें क्या हुआ कि मैं ऐसी हाफ टी शर्ट पहन के गया था, तो एग्ज़ाम तक पहुँचते पहुँचते मेरे को काफ़ी सर्दी लग गई। तो जब मैं सेंटर पहुँचा तो काफ़ी मेरे हाथ कँप रहे थे, क्योंकि एक तो मैं एंजाइटी में था ही, ऊपर से इतना मौसम भी ठंडा था उस टाइम पर। सुबह सुबह जब मैं निकला तो फिर जाते ही मैंने तो अपने आप को रिलैक्स करा, थोड़ा चाय वाय पी, थोड़ा सा कुछ खाया, देन फिर मैंने फिर से स्टडी स्टार्ट कर दी। वहाँ पे फर्स्ट पेपर को ही करा केवल मैंने उस टाइम पर, जब मैं वहाँ पर था केवल फर्स्ट पेपर को ही करा था। एग्ज़ाम सेंटर पर बाहर मैंने केवल फर्स्ट पेपर को फिर से मैंने बुक से रिवाइज करा था। वो भी मैंने 2 या 3 यूनिट रिवाइज करी थी, वो भी आपका टीचिंग एंड रिसर्च, इन दोनों यूनिट को मैं रिवाइज करा था, और भी ज़्यादा क्वेश्चन को मैंने करा था, ठीक है। और फिर उसके बाद एग्ज़ाम मैं देने गया, ठीक है। तो 3 घंटे एग्ज़ाम चला। तो एग्ज़ाम मेरा काफ़ी अच्छा हुआ था, मुझे भी पता चल गया था कि एग्ज़ाम मेरा अच्छा हुआ है, बट ऐसा डाउट था मेरे को, क्या हो सकता है कि मेरिट थोड़ी ऊपर जाए तो मेरा ना हो पाए, बट मेरे को ये यकीन नहीं था कि हो ही जाएगा, बट डाउट था। पर लेकिन ये भी था कि मेरा एग्ज़ाम काफ़ी अच्छा हुआ है, तो मतलब फर्स्ट पेपर मेरा काफ़ी अच्छा हुआ है, ठीक है। तो जब ये सब हो गया, मैं घर पे आया तो काफ़ी टाइम मैंने रिलैक्स करा। तो फिर 1-2 दिन रिलैक्स करा, फिर कंसिस्टेंसी टूट गई पढ़ाई की, फिर तो बस रिजल्ट का वेट था। तो तकरीबन 30 नवंबर को मेरा रिजल्ट आया, ठीक है। तो क्या हुआ कि उस टाइम पर पता नहीं चल रहा था कब रिजल्ट आया। रिजल्ट आ चुका था पर मेरे को पता नहीं चल पाया, मतलब 1 घंटा हो चुका था शायद रिजल्ट आ गया पर, लेकिन मैं मोबाइल अपने घर के कुछ काम में बिजी था उस टाइम पर, घर में कुछ काम चल रहा था उसमें बिजी था, मिस्त्री वगैरह आया था तो उसमें लगा हुआ था। बट लेकिन क्या हुआ कि एकदम से मैंने किसी का फ़ोन आया, तो फिर मैंने एक यूट्यूब पे नोटिफिकेशन आया, तो यूट्यूब पे नोटिफिकेशन आया तो मैंने देखा। तब मैंने फिर जाके NTA की वेबसाइट खोली, और NTA की वेबसाइट पे जब मैंने अपना रोल नंबर डाला तो उसमें लिखा था यू आर क्वालिफाइड फॉर असिस्टेंट प्रोफेसर। तो उस टाइम पर मेरी मेहनत सफल हो गई थी, जो मैं काफ़ी टाइम से इतना लॉकडाउन में, तो पता है कि लॉकडाउन में क्या हालत हुई थी, इतना दिमाग में एंजाइटी लेके, प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है, पढ़ने के बाद रिजल्ट अगर नेगेटिव आए तो बहुत ज़्यादा उससे उबरना मुश्किल होता है। तो वो सारी चीज़ मेरी सही हो गई थी, और काफ़ी मेरे को अंदर प्राउड फील हो रहा था कि डेफिनेटली मैंने एक टफेस्ट एग्ज़ाम का क्रैक कर लिया है, जो अपने आप में एक बहुत बड़ा टफेस्ट एग्ज़ाम है। एक तो रिजल्ट इतना कम जाता है, और सब जितने भी इसमें बैठते हैं लोग मोस्टली ज़्यादातर सब पढ़े लिखे ही लोग होते हैं, क्योंकि पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद तो होता ही है, और इवन बहुत से लोग PhD करने के बाद भी इसको एग्ज़ाम देते हैं। तो कुल मिला के ये है कि 6% की कैटेगरी में आना मतलब उनसे फाइट करना, तो ये मेरे लिए काफ़ी अच्छा था कि मैं उन 6% कैटेगरी में आ पाया। और फिर मैंने JRF के लिए कभी अप्रोच नहीं करा, मतलब फिर से मैंने एग्ज़ाम नहीं डाला, क्योंकि फिर मैं इधर अपना दूसरी स्टडी में आ गया था, क्योंकि मेरे को कुछ और भी करना था। बट मैं डेफिनेटली आपको यही सजेस्ट करूँगा कि आप मेहनत करिए, वन डे आपका रिजल्ट पॉजिटिव ज़रूर आएगा डेफिनेटली। बस आप पढ़ते रहिए, सिलेबस को कंप्लीट करिए, रिवाइज करिए, और उस क्वेश्चन को मतलब उसके बिहाइंड द रीजंस, मतलब उसको जानिए कि एक्चुअल में क्या है। अगर आप एक्चुअल में नहीं जानेंगे क्या है, केवल रट लेंगे, तो बहुत डिफिकल्ट हो जाए। एग्जाम में क्वेश्चन आएगा घूम के, जैसे मान लो सपोज करो कि उसने पूछ रहा है कि जैसे मान लो कि जो कोई भी क्वेश्चन है तो पूछता है कि राइट हैंड साइड। अब वो एग्जाम में राइट हैंड साइड आपको पता है राइट हैंड साइड से नहीं होता, बट लेफ्ट हैंड साइड से हो भी जाता है। तो ये आप तो पढ़ के नहीं गए हो ना, आपने समझा उसको, तो एग्जाम में तो वो क्वेश्चन नहीं कर पाओगे, तो तुम तो उसको गलत टिक करके आओगे। तो इसमें क्या होता है, ये रीजन आप हमेशा लॉजिक को समझिए, उसके कंसेप्ट को समझिए, आप इजीली कर पाओगे। बस अपने माइंड को कंसिस्टेंटली बनाए रखिए, अपने ऊपर भरोसा रखिए, अपनी मेहनत पर भरोसा रखिए, और जैसा मैंने आपको बोला है उस तरीके को फॉलो करने की कोशिश कीजिए। आई होप आप क्लियर कर जाओगे। जब मेरा हो सकता है तो आपका तो डेफिनेटली हो सकता है। सो
अगर आपको कोई भी क्वेरीज़ है किसी भी इसके रिगार्डिंग तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं, और कोई भी आपको सजेशन या कुछ भी आपको कुछ भी कहना हो तो आप इस कमेंट में बता सकते हैं। और हाँ, प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, अपने फ्रेंड्स को पहुंचाइए, शायद उनकी भी हेल्प हो। और थैंक यू। आने वाले वीडियोस में भी मैं आपको इस तरीके के कुछ अच्छे अच्छे टिप्स दूंगा, और या आप मुझसे पूछ भी सकते हैं कि आपको क्या पूछना है, क्या समझना है। तो मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय।